Hello friends, how are you? I'm fine, ma'am. Good morning. Good morning, sir. आज हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक यानी कि इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि हम लोग कल स्टडी किए कि यौन संबंधित पहलुओं के बारे में विशेष करके कोई किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में, मतलब जो कि हम लोग कल डिटेल पढ़े उसके बारे में आप लोग को हमने बताया, कुछ पॉइंटें दिखवाया। आज हम लोग को पढ़ना है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि हमारे देश के अगर पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाए या तेजी से वृद्धि करने लगे तो हमारे देशवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किन किन यानी जनसंख्या विस्फोट के कारण यानी प्रत्येक पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट होता है कैसे। जैसे कि जनन करने की क्षमता बढ़ा देना और क्या है अधिक से अधिक मतलब जो कि जनन कर नए संतति की उत्पत्ति करना, ये जनसंख्या बढ़ने का एक सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, और जनसंख्या अगर अचानक बढ़ जाता है तो जनसंख्या बढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पे यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल पे अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो बहुत सारे ऐसे प्रभावों से वो जूझना शुरू कर देता है। जैसे सबसे पहले कि उसके आर्थिक आय में कमी हो जाती है। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति है, उसकी जो आय है उस आय के आधार पर अपने फैमिली की यानी कि उसकी इनकम जो है उस इनकम के आधार पर अपने फैमिली को बेहतर तरीके से अपने फैमिली के जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत नहीं करा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर जनसंख्या बढ़ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर जैसे कि अनाज यानी भोजन की कमी हो जाएगी, आवास की कमी हो जाएगी, कपड़े की कमी हो जाएगी, और अन्य यानी कि जैसे कि खेती करने वाले जो किसान हैं उन किसानों के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे वो अपने खेतों में, ध्यान से समझिएगा लोग, जो अपने खेतों में अनाज उपजाते हैं, अपने खेतों में जो अनाज उपजाते हैं वो पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों में अनाज को उपजाकर पर्याप्त मात्रा में अनाज को उपजाकर देशवासियों की जो जीवन है उसके जीवन में लगने वाले जो आहार की जो मात्राएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे शरीर पे या देश हमारे जितने भी क्या है व्यक्ति है उनके जीवन पे बहुत सारे ऐसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, कपड़ा में कमी आ जाएगी, कपड़े में कमी आ जाएगी, खान पान में कमी आ जाएगी, रहने सहने की कमी आ जाएगी, भूमि की कमी हो जाएगी। इस तरह से जो आवश्यकताएं हैं एक पर्सन के जीवन में उन सभी आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। कब? जब जनसंख्या विस्फोट होगा तब। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग को जानना है कि आखिर जनसंख्या विस्फोट होता है और इन सभी चीजों से हम लोग जूझते हैं तो इससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी चीजों से यानी कि जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में ही हम लोग को आज जानना है। समझा ना, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से यानी कि आपको दिखाऊंगा और एक एक स्टेप जो होगा उसको एक एक स्टेप आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जो लिखे हैं क्वेश्चन क्या लिखे हैं? जनसंख्या विस्फोट से होने वाले प्रभाव कौन कौन है? यानी जनसंख्या विस्फोट से होने वाली प्रभाव कौन कौन सी है, लिखिए। जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या विस्फोट से होने वाले प्रभाव इस प्रकार है। होने वाले प्रभाव इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक व्यक्तियों के आय में कमी। पहला लिखिए, प्रत्येक व्यक्तियों की आय में कमी। प्रत्येक व्यक्तियों की आय में कमी। प्रत्येक व्यक्तियों
कि आय में कमी। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, पहनने के लिए, पहनने के लिए, पहनने के लिए कपड़ों की कमी, कपड़ों की कमी, कपड़ों की कमी, कपड़ों की कमी। तीसरा नंबर लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की आहार में कमी, प्रत्येक व्यक्ति की आहार में कमी। तथा, सॉरी एक मिनट, 4 नंबर में लिखे, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की कमी, भूमि की कमी, पांच नंबर में लिखिए, रहने वाले आवासों की कमी, आवासों की कमी, आवासों की कमी, आवासों की कमी। हो गया? यानी कि कहने का अर्थ है जनसंख्या विस्फोट के कारण ये सभी घटनाएं घटती है, यानी कि ये सभी घटनाओं से व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। ठीक है? कब? जब जनसंख्या बढ़ेगा तब। समझ में आया ना? तो इन सभी चीजों की कमी आने लगेगी, और जब इन सभी चीजों की कमी होने लगेगी और एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसके जीवन में जो चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अगर नहीं हो पाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जीवन सुखमय ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, उसकी जीवन अवधि कम हो जाएगी, यानी कि उसका जीवन सही तरीके से व्यतीत नहीं हो पाएगा और उसकी जीवन अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब जीवन अवधि कम होगी तो इस तरह से जनसंख्या पे तेजी से गिरावट आएगी, और जैसे ही तेजी से गिरावट आएगी तो मानव या अन्य कोई भी प्राणी है उसकी जाति पे क्या होने लगेगा, बहुत प्रकार से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और उसकी विलुप्ति की स्थिति क्या हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी। कब? जब जनसंख्या विस्फोट होगा तब। अब बात करते हैं कि इस जनसंख्या विस्फोट को रोका कैसे जा सकता है, समझ में आया ना? तो जनसंख्या विस्फोट के रोकने का कौन कौन सा उपाय है? तो जनसंख्या विस्फोट का रोकने का बहुत सारे ऐसे तकनीक को अपनाया गया है जो अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति इस तकनीक को, इस नियम को पालन करता है, उस नियम को अपने जीवन में उपयोग करता है, तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं, यानी कि जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाते चला जाऊंगा। ठीक है? जैसे पहला विधि जो है प्राकृतिक विधि, पहला कौन सा विधि है? प्राकृतिक विधि। सबसे पहला कौन सा विधि है? प्राकृतिक विधि, जिसे हम लोग नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। सबसे पहला कौन सा विधि है? प्राकृतिक, जिसे नेचुरल मेथड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन क्या लिखे हैं? जनसंख्या विस्फोट से होने वाले प्रभाव कौन कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। जनसंख्या विस्फोट को, जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय कौन कौन है? जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय कौन कौन है?
रोकने का उपाय कौन कौन है? देखिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय, जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय निम्न है, निम्न है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय निम्न है। पहला नंबर लिखिए, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक विधि में होता क्या है, प्राकृतिक विधि में होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेथड इसमें होता क्या है कि जब दो पार्टनर्स आपस में जन्म करते हैं तो जो नर का जननांग जैसे पेनिस जब मादा के योनि छिद्र में प्रवेश करता है तो उस वक्त जब वीर्य जो होता है नर के लिंग से बाहर निकलता है तो निकलने के दौरान उस नर को सावधानी बरतते हुए अपने लिंग को शरीर से बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे लिंग को योनि छिद्र से बाहर निकाल लेना चाहिए। हार्मोनल विधियां, जैसे यह विधियां अधिकतम, यानी कि सबसे पहला आता है प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में अभी बताया गया कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने का मुख्य उपाय यह है कि सबसे पहला प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में यह होता है कि जब दो पार्टनर्स आपस में जन्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग, जब दो पार्टनर्स आपस में जन्म करते हैं, ये मत देखिएगा कि वीडियो बन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ वीडियो दोनों बन रहा है ताकि अपलोड कर सकूं। अब एक्स्ट्रा खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकता, समझ में ना, साथ साथ आसानी से बन जाएगा। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक विधि में होता क्या है कि जो दो पार्टनर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो दो पार्टनर होते हैं जब आपस में जनन करते हैं यानी कि संभोग करते हैं तो उस संभोग के दौरान जो नर होता है ना, उस नर को विशेषकर ध्यान देना जरूरी होता है कि जनन के दौरान जब उसके लिंग से वीर्य निकलता है, लिंग से मतलब होता है, वीर्य का मतलब होता है कि शुक्राणु, यानी कि उसके लिंग से जब शुक्राणु बाहर निकलता है तो निकलने के दौरान उस नर को मादा के योनि के क्या होता है, मादा के योनि से अपने लिंग को बाहर निकाल लेना चाहिए। कब? जब वीर्य लिंग से बाहर निकलने की स्थिति में आता है तब। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, वीर्य के निकलने से पहले नर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वीर्य निकलने के दौरान मादा की योनि से उसे अपने लिंग को बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वीर्य जो है वो मादा के योनि में प्रवेश न कर पाए, वीर्य जो है वो मादा के योनि में प्रवेश न कर पाए और इस तरह से मादा क्या है, गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। समझ में ना, इस तरह से मादा क्या है, गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। कब? जब वीर्य निकलने की परिस्थिति में होता है जनन के दौरान, तो उस नर को निकलने से यानी कि नर को के लिंग से निकलने से लिंग से पहले यानी कि जो लिंग होता है उस लिंग के रास्ते शुक्राणु को निकलने से पहले मादा के योनि से क्या है, अपने लिंग को बाहर कर लेना चाहिए ताकि मादा के योनि के अंदर शुक्राणु प्रवेश न कर पाए और इस तरह से मादा जो होगी वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। और ये सबसे पहला उपाय है जो जनसंख्या वृद्धि को क्या है, इस विधि को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा विधि। ठीक है, दूसरा जो विधि है वो है हार्मोनल विधि। कौन सी विधि है? हार्मोनल विधि। ठीक है, यानी हार्मोनल मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, मादाओं के द्वारा में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि मादा के द्वारा कुछ गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी, माला एन, इन सभी गोलियों को 21 दिनों तक प्रतिदिन मुख के द्वारा लिया जाता है। साथ ही साथ जो सहेली नामक गोली है, यह गोली
हर एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। बात करते हैं यांत्रिक विधि। यानी जो सेकंड विधि है, यानी दूसरा जो विधि है वो कौन सा विधि है? हार्मोनल विधि। हार्मोनल जो विधि है उस विधि में क्या है, ये हार्मोनल विधि ये मादाओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? मादाओं के द्वारा। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा लोग। मादा के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन के जनन करने से पहले या जनन करने के बाद कुछ ऐसे हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। कब? जनन करने के पहले या जनन करने के बाद। उसमें होता क्या है कि हार्मोन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों मादा करती है? क्योंकि जनन करने से पहले या जनन करने के बाद कुछ हार्मोन होते हैं, जिसे माला डी, माला ए, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोलियां, इन सभी गोलियों को इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये सभी गोलियां जो होती है मुख के द्वारा भी लिया जा सकता है। कुछ ऐसी गोलियां होती है जो मादा योनि के रास्ते, उसके योनि छिद्र के रास्ते उसके गर्भाशय स्तर तक पहुंचाया जाता है। इसमें होता ये है कि जनन के दौरान जो वीर्य होता है अगर मादा के योनि छिद्र में प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन उस वीर्य को नष्ट कर देता है। या अगर उस मादा के फैलोपियन नलिका में अगर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो हार्मोनल विधि होता है, हार्मोनल विधि को अपनाकर, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन जैसे गोलियों को लेकर उस जाइगोट को नष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा मादा जो है गर्भ धारण करने से क्या हो जाती है, बच जाती है। और इस तरह से दूसरे विधि द्वारा जनसंख्या विस्फोट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट के जो प्रभाव है उस प्रभाव से हम बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा विधि, यानी कि तीसरा वो कौन सी विधि है जिस विधि को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अपना कर हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। तो वो तीसरा विधि है यांत्रिक विधि, यानी कि मैकेनिकल मेथड। समझ में ना? इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। बात करते हैं कि इस यांत्रिक विधि में होता क्या है। ठीक है, यानी मैकेनिकल मेथड। इस मेथड में नर के द्वारा अपने लिंग के ऊपर कंडोम को लगाकर जनन में पार्टिसिपेट किया जाता है। इससे यह होता है कि मादा योनि में शुक्राणु को प्रवेश होने से रोका जा सकता है। जैसे कि जब नर के जनन अंग पेनिस से शुक्राणु बाहर निकलेगा तो वह शुक्राणु कंडोम जैसे यंत्र में ही स्थापित रह जाएगा और साथ ही साथ मादा में उपयोग किए जाने वाले यंत्र जैसे डायफ्राम, जो गर्भाशय के आंतरिक भाग में मादा के द्वारा अपने योनि छिद्र के रास्ते लगाया जाता है। इस यंत्र में जब नर के द्वारा जनन किया जाता है तो उसके लिंग से निकलने वाले शुक्राणु मादा के अंदर लगे डायफ्राम में शुक्राणु एकत्र हो जाते हैं, जिससे मादा गर्भाशय होने से बच जाती है। रासायनिक। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा विधि था, यांत्रिक विधि था। कौन सा विधि था, यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में हम लोग क्या जाने, ध्यान से समझिएगा। यांत्रिक विधि में हम लोग ये जाने कि यांत्रिक विधि में नर के द्वारा कुछ ऐसे चीजों का जनन के दौरान कुछ ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा था और मादा के द्वारा भी जनन के दौरान कुछ ऐसी वस्तुओं को यंत्र का क्या है उपयोग किया जा रहा था। जैसे कि नर के द्वारा कंडोम जैसे यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था। ये कर क्या रहा था, नर जो है उस कंडोम जैसे यंत्र को अपने लिंग के अंदर प्रवेश कराता है। लिंग के अंदर नहीं कि लिंग के ऊपर जो होता है वो प्रवेश कराता है और उसको प्रवेश कराकर जब मादा के साथ यानी कि अपने पार्टनर के साथ जब जनन करता है, ध्यान से समझिएगा, जब अपने पार्टनर के साथ जनन करता है
तो जनन करने के दौरान जब उसके लिंग के माध्यम से जो वीर्य होता है वो वीर्य बाहर आता है। तो वीर्य बाहर जब आता है तो वीर्य निकलने के बाद वो वीर्य उस कंडोम जैसे यंत्र में क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, बल्कि जनन के दौरान मादा की योनि के अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। यानी कि अगर नर का लिंग मादा योनि के अंदर ही अगर रह जाता है और वो वीर्य बाहर निकलता है, यानी कि लिंग से बाहर निकल जाता है, फिर भी वो वीर्य जो होगा यानी कि वो शुक्राणु जो होगी, वो शुक्राणु मादा की योनि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो यांत्रिक विधि जो कंडोम है वो क्या करेगा, उस वीर्य को अपने अंदर एकत्र कर लेगा और इस तरह से गर्भाशय के जो मादा योनि के अंदर वीर्य जो है क्या हो जाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और यंत्र है जो मादा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये मादा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डायफ्राम जिसको बोलते हैं। डायफ्राम में होता क्या है कि मादा जो है क्या होता है, डायफ्राम एक यांत्रिक यंत्र है जो मादा के द्वारा क्या है इस्तेमाल किया जाता है। उसमें होता यह है कि मादा जो होती है उस डायफ्राम को अपने योनि छिद्र के रास्ते अपने सर्विक्स तक उसे क्या करती है, ले जाकर छोड़ती है, ताकि उसमें होता यह है कि जब नर जनन करे उस मादा के साथ और वो मादा जनन करने के दौरान यानी कि नर के लिंग से वीर्य बाहर निकलता है और वो वीर्य मादा के योनि के अंदर अगर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम शुक्राणु जो होता है, जो वीर्य होता है, उस वीर्य को कलेक्ट कर लेता है, यानी कि अपने अंदर एकत्र कर लेता है। कौन? डायफ्राम। कौन? डायफ्राम। यानी कि वीर्य मादा योनि के अंदर अगर प्रवेश नहीं कर गया तो वो डायफ्राम जो होता है, जो मादा अपने जनन अंग के अंदर उपयोग की हुई रहती है, वो डायफ्राम उस वीर्य को, उस शुक्राणु को अपने अंदर एकत्रित कर लेगा, बल्कि उस वीर्य को फैलोपियन नलिका तक पहुंचने नहीं देगा। जब फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब निषेचन नहीं होगा तो मां गर्भ धारण नहीं कर सकती है। इस प्रकार भी हम जनसंख्या पर क्या करते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, जो कि इसके बाद कौन सा ये क्या है, विधि है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं, जिसे हम लोग रासायनिक विधि कहते हैं, केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक विधि। कुछ ऐसे रासायनिक विधियों द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या पर क्या है, नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे विधि, इस विधि में एक स्पर्मिसाइडल रसायन सर्विस के निकट लगा देने से संभोग के समय स्खलित वीर्य में मौजूद शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सर्जिकल विधि कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे हार्मोन को, यानी कि मादा के योनि के जो द्वार होता है, छिद्र होता है, वहां पर हार्मोन्स को लगा दिया जाता है, यानी कि वहां पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ताकि शुक्राणु जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, रासायनिक विधि में होता है कि जैसे ही शुक्राणु उसके कांटेक्ट में आएगा, यानी कि मादा, ध्यान से समझिएगा, मादा के योनि जो छिद्र होता है वहां पर कुछ ऐसे हार्मोन, जैसे मैंने कुछ गोलियां का नाम बताया ना, उन सभी गोलियों में से किसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मादाओं के द्वारा किया जाता है। वो अपने योनि छिद्र के निकट क्या करते हैं, रखा जाता है। जनन के दौरान अगर वो शुक्राणु उस योनि छिद्र के अंदर प्रवेश करता है तो उस रसायन के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, आते ही वो क्या कर जाएगा, नष्ट कर जाएगा, यानी कि मर जाएगा। कौन? वीर्य। और जब वो नष्ट कर जाएगा तो क्या ये निषेचन योग्य होगा? नहीं होगा। और जब निषेचन योग्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मादा गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से रासायन विधियों के द्वारा भी हम जनसंख्या विस्फोट पर रुकावट ला सकते हैं। नेक्स्ट, वैस्कोटोमी, टेवक्टोमी। वैस्कोटोमी में नर जनन अंग के शुक्रवाहक नलिका होती है, उसे काटकर धागे से बांध दी जाती है, जबकि टेवक्टोमी में मादा के फैलोपियन नलिका जो होती है उसे काटकर बांध दी जाती है, ताकि कहने का मतलब यह है कि जो कौन सा विधि है,
सर्जिकल विधि। कौन सी विधि है? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में होता क्या है कि जैसे कि ये नर लिंग है, ये नर का पार्ट्स है, ठीक है, और ये मादा पार्ट्स है, समझ में आया ना। इसमें नर लिंग में होता क्या है कि जो शुक्र नलिका होती है, समझ में आया ना। सर्जिकल विधि में होता क्या है कि जो शुक्र नलिका होती है, जिस नलिका के माध्यम से शुक्राणु लिंग के रास्ते बाहर निकलता है, उसमें क्या जाता है कि नर के जो शुक्र नलिका होते हैं, उस शुक्र नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है। यानी कि दोनों तरफ के जो शुक्र नलिका होती है, इसे काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। इसलिए काट कर बांध दिया जाता है ताकि अगर शुक्राणु क्या हो सके, इस नलिका के माध्यम से लिंग के होते हुए रास्ते बाहर नहीं निकले। समझ में ना। यानी कि जो शुक्राणु है वो नलिका के माध्यम से लिंग के रास्ते बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो इसे क्या करता है, यानी कि सर्जिकल विधि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल उसी तरह से मादा में भी किया जाता है। मादा के जो फैलोपियन नलिका होता है, जो अंडवाहिनी नलिका होती है, उस अंडवाहिनी नलिका को क्या किया जाता है? काटकर बांध दिया जाता है। दोनों अंडवाहिनी नलिका को क्या किया जाता है? काटकर बांध दिया जाता है, ताकि इसके अंदर अगर शुक्राणु, इसके मादा योनि के अंदर अगर शुक्राणु प्रवेश भी कर गया तो ये फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब नहीं पहुंच पाएगा तो ये निषेचन की क्रिया नहीं कर पाएगा। समझ में है ना। तो इस तरह से सर्जिकल विधि में क्या जाता है कि नर और मादा के, नर के शुक्र वाहिनी जो होता है उसको काट कर बांध दिया जाता है, और मादा के जो अंडवाहिनी होता है उसे काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो देखिएगा, सर्जिकल विधि में काट कर भी शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को बांधा जाता है, और बहुत सारे ऐसे सर्जिकल विधि में ऐसा भी होता है कि शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को काट कर बांधा नहीं जाता है, बिल्कुल सीधे ऐसे ही बांध दिया जाता है। काट कर कब बांधा जाता है? काट कर कब बांधा जाता है? जब उस माँ को पुनः अब नए संतति की जरूरत नहीं है, अब उसे क्या है, नए संतति की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति में उसके शुक्रवाहिनी अंडवाहिनी को और नर के शुक्रवाहिनी को काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। लेकिन वैसी मादाओं, वैसे नर के शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को बांधा केवल जाता है, बल्कि काटा नहीं जाता है, जो मादा की संतति के आगे चलकर संतति की फिर पुनः जरूरत पड़ती है, यानी कि कुछ उम्र बीतने के बाद पुनः उसे संतति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान ले कि बहुत सारे ऐसे होती है मादाएं, बहुत सारे ऐसे नर होते हैं जो शिक्षित होने के कारण वो क्या है, हम दो हमारे दो, जैसे होता है कि अपने संतति की उत्पत्ति कराते हैं। जैसे एक लड़का अगर उनकी क्या है, जन्म लिया है, तो वो आगे पुनः लड़के को यानी कि अपने पुनः नए संतति की उत्पत्ति कराना नहीं चाहते, तो वो करते क्या है कि उस स्थिति में वो नस को अपने जो होता है यानी कि शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को बंधवा देते हैं। क्यों बंधवा इसलिए देते हैं? क्योंकि अगर ये अकेला लड़का किसी कारणवश इसके जीवन पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव पड़ने की वजह से इसे क्या होता है, यानी कि इसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वो मादा पुनः धारण कर सकती है गर्भ, अपने बंधे हुए अंडवाहिनी को और अपने बंधे हुए शुक्रवाहिनी को क्या कर सकती है? खुलवा सकती है, और वो खुलवा सकता है, और खुलवा कर पुनः वो जनन करके निषेचन की प्रक्रिया कराकर वो क्या कर सकता है? नए संतति की उत्पत्ति करा सकता है। कब? जब किसी को एक संतति होता है तब, या आगे चलकर पुनः उसे संतति की जरूरत पड़ती है तब। और इस स्थिति में शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को क्या कर दिया जाता है? बंधवा दिया जाता है, ताकि पुनः जनन आगे चलकर करके नए संतति की उत्पत्ति कराया जा सके। लेकिन जब शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को काट कर बांधा जाता है, तो उस स्थिति में वो मादा और नर जनन करके नए संतति की उत्पत्ति नहीं करा सकता है। तो वैसे पर्सन अपने शुक्रवाहिनी को और अंडवाहिनी को काट कर बंधवाते हैं जिन्हें आगे चलकर नए संतति की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से इन सभी विधियों को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण पा सकते हैं, और इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पाने के बाद हमारा जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? बुझाइए। आज के लिए इतना ही।